यह कहानी शीत युद्ध के उस दौर की है जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता की होड़ में लगे हुए थे। इसी संघर्ष के बीच अमेरिकी नौसेना ने एक अनोखा जहाज विकसित किया जो अपने समय में नवाचार का प्रतीक था। पानी के ऊपर उड़ने की क्षमता रखने वाला यह जहाज न केवल पारंपरिक युद्धपोतों से अलग था, बल्कि सोवियत पनडुब्बियों से भी तेज था। हालांकि इसका भी इस परियोजना में भारी निवेश और वर्षों की मेहनत के बाद भी यह जहाज विवादों और आलोचनाओं से घिरा रहा। अमेरिकी नौसेना का एक जहाज जिसे उसके अनोखे डिजाइन के लिए जाना जाता था, सोवियत संघ के लिए चिंता का विषय बन गया था, खासकर इसके लॉन्च से पहले। यह उन्नत जहाज पानी के ऊपर उड़ने की क्षमता रखता था, बजाय इसके कि वह सिर्फ तैरता। इस जहाज की विशेषता थी कि यह सामान्य युद्धपोतों की चुनौतियों से बचते हुए अधिक तेज गति से आगे बढ़ सकता था। इस विकास की पृष्ठभूमि शीत युद्ध का दौर था, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से सर्वोच्चता की होड़ में लगे हुए थे। उस समय सोवियत पनडुब्बियों के उभरने से अमेरिकी नौसेना की क्षमता को खतरा हो रहा था। इस चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों ने एक ऐसा जहाज विकसित करने की योजना बनाई जो इन पनडुब्बियों से तेज हो। इसका समाधान 1906 में इतालवी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किए गए एक जहाज में मिला, जिसमें पानी के नीचे पंख लगे थे, जिससे पानी की रगड़ कम हो जाती थी और गति बढ़ जाती थी। 1950 के दशक तक हाइड्रोफॉयल डिजाइन अधिक परिष्कृत हो गया, लेकिन समुद्र की ऊबड़-खाबड़ लहरों में इसका प्रदर्शन कमजोर था। इस समस्या का समाधान करने के लिए नौसेना ने पानी के नीचे के पंखों को इस तरह से संशोधित किया कि जहाज उथल-पुथल वाले समुद्र में भी स्थिर रहे। 1930 के दशक तक इस हाइड्रोफॉयल का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया, जिसके बाद प्लेन व्यू नाम का जहाज बनाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा हाई स्पीड हाइड्रोफॉयल था। यह जहाज इतनी तेज गति से चलता था कि सोवियत पनडुब्बियों को भी पीछे छोड़ देता था। इसमें शक्तिशाली इंजन और उन्नत ऑटोमेटिक नियंत्रण प्रणालियां थीं, जो इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी चलाने की क्षमता प्रदान करती थी। लेकिन इस अद्वितीय डिजाइन और भारी निवेश के बावजूद इस जहाज को बनाने में लगभग 14 साल लग गए। जब तक इसका निर्माण पूरा हुआ, तब तक नई पनडुब्बी ट्रैकिंग तकनीकें भी आ चुकी थीं, जिससे इसकी उपयोगिता पर सवाल उठने लगे। हालांकि इस हाइड्रोफॉयल के सामने कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं भी थीं। इसे तेज गश्त के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन पारंपरिक युद्धपोतों की तुलना में इसकी मजबूती काफी कम थी। यह भारी हथियार या सामान ढोने में सक्षम नहीं था और इसका ईंधन खपत भी बहुत अधिक था, जिससे यह लागत प्रभावी नहीं था। जैसे जैसे शीत युद्ध आगे बढ़ा, सैन्य शक्ति प्रदर्शन पर जोर दिया गया। ये समय की सही है, जिससे इस हाइड्रोफॉयल के मूल्य पर विवाद शुरू हो गया। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि इतनी महंगी परियोजना में निवेश करने का औचित्य क्या है, जब कम खर्चीले तरीकों से भी समान परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे। इसके बावजूद बिगर्स क्लास नाम से जाने जाने वाले 6 हाइड्रोफॉयल जहाज तटीय गश्त के लिए बनाए गए। ये जहाज लगभग 1 दशक तक सेवा में रहे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। 1944 तक इन हाइड्रोफॉयल को स्थायी रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। एक समय में जो नवाचार और नौसैनिक शक्ति का प्रतीक था, वह अब अस्तोरिया के तटों पर खंडहर के रूप में पड़ा हुआ है, जो एक अलग युग की याद दिलाता है। इस हाइड्रोफॉयल की कहानी उस समय की तनावपूर्ण स्थिति और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसमें उपलब्धियों और विवादों का एक अनूठा मिश्रण छिपा हुआ है।